हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 17। देखिए, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे बीपीडीओ हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे हमारा पटवारी हो। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इतना सब कुछ करके दे रहा हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग एक तो लाइक बनता है ना वीडियो को। आप लोग बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं वीडियो को लाइक करने में। यार, जिसको परेशानी नहीं है ना कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थोड़ा सा उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा आप लोगों के लिए कुछ करने का मन होता है। तो चलो फिलहाल बात करते हैं आज भाग 17 के बारे में। लेकिन इससे पहले बता दूं, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। उत्तराखंड समाधान करके सर्च करें और उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाती हैं। वीडियो समाप्त होने के जस्ट 5 मिनट के अंतर्गत आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाती हैं जो भी हमने आज पढ़ा है। और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि डेली मॉर्निंग 8-10 तक मैं लाइव आता हूँ, तो आप लोग डेली लाइव आएँ। और उसके बाद मॉर्निंग 4 बजे डेली वहाँ पर तो पता नहीं 60 भाग हो चुके हैं मॉर्निंग के। तो देखिए, आप लोगों ने कितना कुछ कर दिया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सहयोग नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट 17। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग सभी जवाब देते रहें और मैं यहाँ पर बता दूंगा उसके बाद आंसर को। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने पहले बोला नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि उससे डिस्टर्ब होता है। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि हमारा कि एक मुट्ठी में कितना ग्राम होता है दोस्तों। एक मुट्ठी में कितना ग्राम होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, आप लोग भी कमेंट करें और मैं वहाँ पर बताता हूँ अब। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 62.5 ग्राम। तो दोस्तों, कुछ जान लेते हैं मुट्ठी के बारे में कि क्या है ये। तो व्याख्या जहाँ पढ़ते हैं, मुट्ठी की व्यवस्था कुमाऊं के धृतराष्ट्र कहे जाने वाले शक्ति गोसाई द्वारा शुरू की गई थी, जो कि हमारे लक्ष्मी चंद के क्या थे, भाई थे। ठीक, उसका जान लेते हैं कि एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम आता है। ठीक, सभी महत्वपूर्ण है। एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम आता है, यही प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों, कुल 8 मुट्ठी का हमारा हो जाता है कितना, एक शेर। तो उसमें कुल हमारे 8 मुट्ठी में कुल 500 ग्राम, बोले तो आधा केजी आता है अनाज। ठीक, अनाज की बात हो रही है दोस्तों, अनाज मापने की बात हो रही है। उसका देखिए, 16 मुट्ठी, 16 मुट्ठी बराबर 2 शेर हो जाता है, तो कुल मिला कितना हमारा 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम कुल जाते हैं 16 मुट्ठी। ठीक है, मैंने 16 मुट्ठी बराबर 2 शेर तो आपसे कहा, और 1000 ग्राम होता है या 1 किलोग्राम होता है बोल दिया। लेकिन 16 मुट्ठी में कितना बीज आता है तो ये तो जान लें। तो 16 मुट्ठी में दोस्तों एक नाली हमारा बीज आता है। और जो नाली होती है दोस्तों, ठीक है, 2.5 नाली, ठीक, 2.5 नाली में हमारा 1 बीघा हो जाता है, जिसमें कुल 40 मुट्ठी हमारा आता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एक नाली में भूमि जो दोस्तों होती है वो 200 वर्ग मीटर होती है। तो एग्जाम में हजारों बार पूछा गया होगा कि एक नाली में कितनी भूमि होती है, तो 200 वर्ग मीटर। और 50 नाली बराबर हमारे दोस्तों वो है था क्या, 1 हेक्टेयर या कितना, 10,000 वर्ग मीटर। और थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हमारे राज्य में भूमि मापने के लिए नाली व मुट्ठी, नाली व मुट्ठी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो देखो मुट्ठी भी का प्रयोग किया है और यहाँ पर आपको नाली का भी उल्लेख कर दिया है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट करते रहें, राज्य में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है ए, कोटद्वार में। तो व्याख्या जान लेते हैं। भारत में, सॉरी भारत में नहीं है, मैं गलत बोल दिया क्या, राज्य में भारत, हाँ अब बोलो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो हमारा दोस्तों है कहाँ, कोटद्वार पौड़ी में है। ठीक, उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वो हमारा कहाँ है, लैंसडाउन पौड़ी में है। और महत्वपूर्ण और है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हमारा वो हमारे कहाँ है, रानीपुर हरिद्वार में है। और जान लेते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों वो रायपुर हमारे देहरादून में है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री जो है हमारी कहाँ, भीमताल नैनीताल में है। ठीक, तो सभी चीज़ देख लें आप लोग। थोड़ा कभी गलती बोलने में गलती तो माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कोटद्वार पौड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स
उद्योग रानीपुर हरिद्वार, और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ, भीमताल नैनीताल। तीसरा प्रश्न है कि राज्य में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। तो जूम इसलिए कर रहा हूँ कि पहले आपने आंसर देना है। ये है देखिए 1 मार्च 2005, और 7 सितंबर 2009, और 14 दिसंबर 2003, फिर है कि 1 जुलाई 2001। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डी, 1 जुलाई 2001। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 में शुरू हुआ था, और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2010 तक शिक्षा का सार्वजनिकरण इसमें करना उद्देश्य था। दोस्तों क्या था ये स्कूल चलो अभियान, आप लोगों ने देखा होगा जो 2001-2 में स्कूल गए होंगे, एक पेंसिल बनी होती थी, ठीक है, एक पेंसिल बनी होती थी, एक तरफ एक लड़की बैठी होती थी, एक तरफ एक लड़का बैठा होता था, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या था कि शिक्षा का सार्वजनिक कराना इसका क्या था, हमारा उद्देश्य था, ठीक। उसका देखिए कुछ हमारे और जान लेते हैं, जैसे कि आरोही परियोजना मई 2002 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर से प्रशिक्षण देना था। उसके बाद अगले एक योजना और थी, देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में शुरू हुई, जिसका जो उद्देश्य था खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना हमारा उद्देश्य था, किसका, देवभूमि मुस्कान योजना का, जो सन 2009 में शुरू हुई थी। और आरोही परियोजना मई 2002 में शुरू हुई थी, जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित था, अध्यापक और विद्यार्थियों के दोनों के लिए, और स्कूल चलो अभियान 2001 में शुरू हुई थी। चौथा प्रश्न है कि हेमवती नंदन बहुगुणा का संबंध किस जिले से है। तो बहुत महत्वपूर्ण है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो जान लेते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है पहले बता दूं, वो है सी, पौड़ी गढ़वाल। अब थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण डेट भी याद रखें, और गांव भी और जिला भी। उसके इनके जो उपनाम थे, जैसे कि धरती पुत्र के नाम से और हिमपुत्र के नाम से इनको जाना जाता है, और इनका एक नाम और था गढ़वाल का चंदन। अगर जिसको याद नहीं होता दोस्तों 2-3 बार याद पढ़ें, हेमवती नंदन गढ़वाल का चंदन, गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, ठीक, ऐसे करके आप याद कर लें। और दोस्तों इनका महत्वपूर्ण जो काम थे वो थे क्या, उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे 1973 से लेकर 75 तक, और जिसमें कि यह उत्तराखंड से यूपी के मुख्य बनने वाले दूसरे हमारे व्यक्ति हैं। इससे पहले कौन थे, हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद हमारे उत्तराखंड से बनने वाले हमारे दूसरे व्यक्ति थे। उसके बाद जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने कर दिया था 1979 में। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इनके इंदिरा गांधी से इनका कुछ मतभेद हो गए थे। इन्होंने त्यागपत्र दे के फिर इन्होंने एक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया 1979 में, और उसके बाद इन्होंने चुनाव भी जीते थे। उसका फिर इन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था 1984 में, जो चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। सभी याद रख रहे हैं, ये भी। और उसके बाद दोस्तों इनका जो प्रमुख कार्य था, पर्वतीय विकास मंत्रालय की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और इनकी एक महत्वपूर्ण दोस्तों पुस्तक है इंडियन नाइज हम करके, तो आप लोग याद कर ही लें। और एक महत्वपूर्ण और की, हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी होता दोस्तों 2018 में, ठीक है, 2018 में, सही कर लें 2028 हो गया, 2018 में इनके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है दोस्तों। पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास जौनसारी, बुक्सा, राजी और भोटिया। तो आप लोग आंसर दें। तो इसका सही आंसर दोस्तों वह है क्या, डी, भोटिया। अब थोड़ा जान लेते हैं कि व्याख्या। पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर किया जाता है। एक बार वीडियो आई थी मेरे पास, लेकिन शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों के लिए, तो कोई बात नहीं, अगली बार कभी आएगी तो मैं कर दूंगा शेयर उसको। उसका देखिए भोटिया सर्वाधिक हमारे पिथौरागढ़ में निवास करती है, लगभग सबको पता ही है। और भोटिया अपने संबंधियों को दोस्तों स्वारा कहती थी। दोनों महत्वपूर्ण है, कौन सा, स्वारा। और जो भोटिया का हमारा ग्रीष्मकालीन निवास है उसे हम बोलते हैं क्या, उसको हम जानते हैं मैत के नाम से, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और जो इनका शीतकालीन निवास है दोस्तों, उसको गुंडा या मुंसा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों होने पर तो भोटिया जनजाति के बारे में बहुत कुछ जानने का था, लेकिन कुछ अभी शॉर्ट में बात करूंगा। जैसे कि
भोटिया जनजाति की उपजाति रहती है जो कि उत्तरकाशी में निवास करती है, जिसे हम जाड़ के नाम से जानते हैं। और चमोली में जो निवास करती है उसको मालसा और तोलसा के नाम से जानते हैं। और जो पिथौरागढ़ में निवास करती है दोस्तों उसको हम जोहारी, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी व सौका के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि छठा, पैयाताल किस जिले में स्थित है? तो आप लोग कमेंट करें फटाफट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, रुद्रप्रयाग। थोड़ा बात कर लेते हैं कि पैयाताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग के जो अन्य ताल हैं दोस्तों उनको भी जान लेते हैं अब। देवरिया ताल, बदानी ताल, भेंक ताल, जिसमें कि भेंक ताल का हमारा आकार दोस्तों क्या है, हमारा अंडाकार है। उसके बाद एक और है सरवदी ताल, जो कि चौराबड़ी ताल और गांधी सरोवर के नाम से जानी जाती है। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब इनकी अस्थियां इसी सरोवर में क्या विसर्जित की गई थी। और दोस्तों जब केदारनाथ आपदा आती है 2016, 17 जून 2013 में, तो वो इसी ताल से हमारी आती है। सातवां प्रश्न है कि थल मेला कब शुरू हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए थोड़ा सा और जूम करूँगा तो इधर कर देता हूँ, आप लोग आंसर दें। ठीक, फटाफट आंसर करें। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है हमारा बी, 13 अप्रैल 1940 में। अब थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि थल मेला बालेश्वर थल मंदिर पिथौरागढ़ में बैसाखी के दिन लगता है। और अब थोड़ा शुरुआत कब हुई थी इसकी जान लेते हैं कि 13 अप्रैल 1940 को इसकी शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बता दिया। और महत्वपूर्ण क्या दोस्तों कि जलियांवाला दिवस मनाने के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। और कुछ और महत्वपूर्ण जैसे क्या, उत्तराखंड में देखिए दोस्तों 2 जगह जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा दी गई है। जैसे कि रवाई कांड को जलियांवाला कांड की संज्ञा दी गई है, और कुमाऊं का जलियांवाला कांड बोलते हैं इसको सल्ट क्रांति को। ठीक, और थोड़ा और जान लेते हैं कि थल, ठीक है थोड़ी लॉ हो गया खाली, थल में एक हत्या दीवार की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और थल में एक शिव मंदिर की स्थापना हमारे रुद्रचंद द्वारा 1590 में की गई थी, जो कि सभी फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। आठवां प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब बनाई गई? बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब बनाई गई? तो ये दोस्तों बनाई गई थी बी, 2015 में। अब व्याख्या जान लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति 2015 में बनाई गई। और फिल्म परिषद का गठन 2016 में हुआ था, और 2018 में इसे क्या भंग भी कर दिया गया है। और दोस्तों राज्य का पहला वीडियो फिल्म हमारा वो थी कौन सी? झुम्पा। और प्रथम जो वीडियो फिल्म थी, ये तो देखो राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा, और प्रथम वीडियो फिल्म समलौन, और प्रथम गढ़वाली फिल्म दोस्तों जगवाल थी कब? 1983 में बनी थी। और प्रथम कुमाऊनी फिल्म मेघा 1987 में बनी थी। 9वां प्रश्न है कि देहरादून रेल पर कब डाक टिकट जारी हुआ? तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि देहरादून रेल पर कब डाक टिकट जारी हुआ, तो आप लोग आंसर करें फटाफट। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, सन 2000 में। अब थोड़ा जान लेते हैं व्याख्या कि देहरादून में रेल पर डाक टिकट सन 2000 में 15 रुपये का जारी हुआ था। और थोड़ा और आगे जान लेते हैं क्यों हुआ था, आखिर 2000 में ही क्यों हुआ? क्योंकि देहरादून में रेल हमारे सन 1900 में आई थी, तो उसके 100 वर्ष पूरे होने पर हमारे सन 2000 में 15 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। उसके बाद दोस्तों 2-3 और जान लेते हैं, जैसे केदारनाथ धाम पर 2001 में 4 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। और 2002 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पर डाक टिकट 2002 में जारी हुआ, 5 रुपये का था वो भी। और 2003 में दोस्तों हमारे बद्रीनाथ धाम व केम्प्टी जलप्रपात पर 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। जब वीडियो समाप्त होगी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक कोने पर एक वीडियो दिखाएगा आपको डाक टिकट पर, दोस्तों देख ले, बहुत बेहतरीन वीडियो है। उसके पहले कमेंट पढ़ें वीडियो के आप, उसके बाद उस वीडियो को देखें कि लोगों ने कैसे कमेंट किए हैं कि आखिर क्या वीडियो अच्छी है या नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट पढ़ें उसके बाद वीडियो को देख लें। 10वां प्रश्न है कि भीमताल में किले का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? दोस्तों चंद्रवंश का हर रोज लेके आ रहा हूँ एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को पता ही है, वो क्या है? सी, त्रिलोक चंद। तो व्याख्या जान लेते हैं कि त्रिलोक चंद चंद्रवंश का 25वां राजा था, जिसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1303 तक था। और यह चंद्रवंश का ऐसा राजा था जो कि विस्तार करने वाला
प्रथम राजा हुआ। ठीक, तो राज्य विस्तार करने वाला प्रथम शासक कौन था हमारा? त्रिलोक चंद था। और इसने क्या हुआ था, पूरे छकाता क्षेत्र को जीता था। छकाता क्षेत्र का मतलब भीमताल हो गया और नैनीताल हो गया, हमारा यहाँ काठगोदाम हल्द्वानी तक का पूरा क्षेत्र को छकाता क्षेत्र हम बोलते थे, जिसमें कि नैनीताल भी शामिल होता था। उसके बाद कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण थे नहीं चंद राजा में। एक 23वें नंबर का राजा कौन था हमारा? थोहर चंद था, जिसको चंद वंश का संस्थापक मानने में जो भूमिका निभाते हैं, जो कहते हैं कि भाई सोमचंद ही थोहर चंद ही चंद वंश का संस्थापक था, तो वो कौन? डब्ल्यू फ्रेजर और हैमिल्टन। ये दो लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं कि चंद वंश का संस्थापक कौन है? थोर चंद है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कर दें और कमेंट जरूर करिए कैसे आपको वीडियो लग रही है, क्या यह सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।